एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। दो टाइप की रिएक्शन देखी थी क्या कल लास्ट क्लास में कि सर एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है क्या सर? एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से के क्या होता है सर? घटता है। और सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, क्या करें सर? हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड में। किधर जाएगी? फॉरवर्ड। और अगर के कम होगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैक। मतलब सर रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर एंडोथर्मिक को ले जाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दें, और अगर टेम्परेचर घटा दें तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो सर टेम्परेचर बढ़ाने से के क्या होता है? कम होता है, और थोड़ा टेम्परेचर घटाने से के क्या होता है? बढ़ता है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर रिएक्शन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड, और इसमें जाएंगे तो कहां जाएगी सर? फॉरवर्ड। लिखें भाई इसको, इसको बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल बहुत काम आने वाला है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर हमें ले जानी है रिएक्शन को तो हम कैसे उसको यहां पर प्रोसीड करेंगे। लिखें भाई जल्दी से। नोट जो हमने नोट लिखे थे उस नोट में ही लास्ट पॉइंट लिख लें। नोट हम लिख रहे थे उसका सेकंड पॉइंट लिख लें। कोई भी रिएक्शन जो है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से, कंसंट्रेशन घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। प्रेशर बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम बढ़ाने घटाने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम रिएक्शन में अगर मिलाएंगे तो वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम टाइम क्या कर देगा? कम कर देगा, बट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ भाई सबने लिखा? वो कहाँ गया है तुम्हारे साथ बैठता है जो आगे? क्या नाम है उसका? है मुझे नाम अच्छा, तुम दोनों साथ बैठते थे ना? एक और लड़का अंकित। हाँ अरे बस मुझे पता है विनोद के तुम क्या बोलना चाह रहे हो। विनोद विनोद बोल के मूर्ख बनाया जा रहा है मेरे को। हाँ हाँ बहुत सच में विनोद। लिख लो तुम विनोद, तुम लिख लो, ठीक है ना? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक लिखा सबने। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है एंडो में। कल तुम क्लास में नहीं थे ना? एक्स्ट्रा क्लास में नहीं थे ना? किस खुशी में भाई? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ मैं लिखा, लिखने दो। टेम्परेचर घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। हाँ भाई सामने ध्यान देना, लिख लिया सबने? हाँ भाई जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से ही चेंज होता है, और वो रिलेशन हमने किस इक्वेशन में देखा? वान टॉफ इक्वेशन में देखा। तो जब तक आप किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि वो उस जो भी आपने उसको हम ली चैटलर प्रिंसिपल बोलते हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो ली चैटलर प्रिंसिपल ये बोलता है कि सर किसी भी रिएक्शन में जब तक आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। और अगर किसी रिएक्शन की अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं घटाएं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे हम प्रेशर बढ़ाएं चाहे घटाएं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, पूरा चेंबर का अगर हम प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, वॉल्यूम हम वेसल का बढ़ाएं या घटाएं, या कैटलिस्ट को ऐड कर दें। कैटलिस्ट क्या होता है सर?
किसी रिएक्शन में हम ऐड करते हैं जो केमिकल सब्सटेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, फॉरवर्ड भी बढ़ाएगा तो बैकवर्ड भी बढ़ाएगा, बट इक्विलिब्रियम कंडीशन को अफेक्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पहले 5 सेकंड 10 सेकंड में था, तो अब उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम only and only affect by temperature, only and only affect by temperature। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर किसी रिएक्शन के लिए एक टेम्परेचर पर डिफाइन होता है, और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर के साथ साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के घटता है। मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है सबको? अब अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दी घटा दी, प्रोडक्ट की बढ़ा दी घटा दी, पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी बाद में भी क्या रहेगी, वही रहेगी। पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की थी बाद में भी वही रहेगी। अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया घटा दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पहले वैल्यू थी अभी भी वही रहेगी। प्रेशर को घटा दिया बढ़ा दिया तब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो पहले थी बाद में भी वही रहेगी। अगर जब तक मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, चाहे मैं कैटलिस्ट को मिलाऊं, चाहे मैं प्रेशर बढ़ाऊं, वॉल्यूम बढ़ाऊं, उससे होगा क्या, वो सारे इफेक्ट हम पढ़ेंगे किसमें, ली चैटलियर प्रिंसिपल में। किसमें पढ़ेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल में, कि अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा तो उस रिएक्शन पर प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो रहा है, वो सारे इफेक्ट हम किसमें पढ़ेंगे, किसमें, ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेशर बढ़ाने घटाने से क्या होगा। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर मैं एक टर्म लिखने जा रहा हूं, अगर आपको याद रहे, यहां हम एंडो और एक्सो का ग्राफ बनाएंगे। जब हम नर्चर या ग्रोथ में पढ़ते हैं तो ग्राफिकल क्वेश्चन हम सीधा सीधा सोल्व भी कर सकते हैं, बट वो आया कहां से, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे तो आपको वहां पर क्लियर होगा। नोट का थर्ड पॉइंट लिखें। हाँ भाई, नोट का थर्ड पॉइंट लिखें, नोट का थर्ड पॉइंट लिखें कि सर नोट के थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो हम दो तरीके से लिखेंगे। पहले रिलेशन लिखें, ये रिलेशन आपको पूछा जा सकता है, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं रिलेशन, इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा किसमें आपको, थर्मोडायनेमिक्स, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। एल एन क्या होता है भाई, एल एन क्या होता है, फालतू की बातें नहीं हुई, एल एन क्या होता है, लोग ही होता है सर। लोग का बेस 10 होता है और एल एन का बेस क्या होता है, ई होता है। सबको क्लियर है कि सर लोग और एल एन दोनों ही लोगरिदम होते हैं। जब हम एल एन की बात करते हैं तो उसका बेस ई होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.73, और लोग जो होता है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो लोग जब हम लिखते हैं तो उसका बेस क्या डिफाइन किया जाता है, 10, और यहाँ पर बेस क्या किया जाता है डिफाइन, ई मतलब 2.73। ठीक है, ये भी लोग है। अगर मैं लोग लिख रहा हूं तो लोग 10x, और ई एल एन लिख रहा हूं तो लोग ई एक्स, ये मतलब एल एन एक्स और ये लोग एक्स। अगर हम सिंपल लोग लिखता हूं तो उसका बेस क्या होता है 10, और सिंपल अगर मैं एल एन लिखता हूं तो उसका बेस क्या होता है एल ई। दोनों ही क्या होते हैं, लोगरिदम होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, लोगरिदम होते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर एल एन को लोग में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होता है भाई, डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम। ये किस किस को पता है कि एल एन से लोग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हाँ भाई लिख लो, जिसको नहीं पता है थोड़ा बहुत अलग से पेज के ऊपर लिख लो, जिसको नहीं पता है, एल एन एक्स इक्व टू 2.303 लोग एक्स, ये होता है। ठीक है, बेस ई से बेस 10 में अगर जाना है तो एल एन एक्स इक्व टू होता है 2.303 लोग एक्स। पेज के ऊपर लिख लो, जिसको भी नहीं पता है। जिसको पता है अच्छी बात है। अगर एल एन जो होता है वो बेस ई पर होता है, और लोग जो होता है वो बेस क्या होता है, 10 पर होता है। अगर मैं बेस ई से बेस 10 पर जाऊं तो आगे किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, 2.303 का मल्टीप्लीकेशन होता है। आगे किसका मल्टीप्लीकेशन होता है, 2.303 का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये फॉर्मूला आपको, जी क्या है यहां पर मैं बता देता हूं,
कि सर डेल्टा जी क्या है यहाँ पर? ग्रेविटी नहीं भाई, डेल्टा जी नोट क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या हुआ भाई, हंसने की क्या बात है भाई? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट्स। ये अभी नहीं पढ़ाना था, बट कभी कभी एक ग्राफिकल क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ये नोट्स हमारे जितने अच्छे होंगे हमें उतने ही 12th में काम भी आएंगे, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाना था। पढ़ाने वाली चीज ये थर्मोडायनेमिक्स की है, बट ये यहाँ पर कभी कभी पूछी जाती है। डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के या माइनस 2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम को एक भी याद कर ले, आपका काम हो जाएगा। के इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और डेल्टा जी नोट क्या है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। बस आपसे कोई पूछेगा तो केवल इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा अभी नहीं पूछेगा। वो जो पूछेगा वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पूछेगा। बोले भाई, जो टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर 1 atm होता है, उसको स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अभी नहीं दिमाग लगाना उसमें, वो आपको पूछा जाएगा किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अभी मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी चल जाएगा, बट जो ग्राफ के वाले क्वेश्चन अब हम आगे करेंगे उसका बेस क्या है वो मैं बता रहा हूं। उनको ग्राफ को, क्वेश्चन को अगर ये आपको नहीं भी याद होगा तो भी आप सोल्व कर लोगे, और ये याद होगा तो भी आप उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये याद होगा तो भी कर लोगे, नहीं होगा तो भी कर लोगे। वो मैं रीजन बताऊंगा कौन सा। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है एंडो में, टेम्परेचर घटाने से के क्या होता है? घटता है एक्सो में, ठीक है। अगर इतना याद है तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिखा देता हूं, ये इसलिए लिखा देता हूं कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि वांट ऑफ इक्वेशन आती कहां से, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, भाई यहां से आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसी में, इसी पॉइंट के अंदर हम बात कर रहे हैं। हाँ भाई, इसी के अंदर जो नोट पॉइंट लिखा है, इसी के अंदर, उसी के नीचे दो पार्ट डिवाइड कर ले, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक, ठीक है भाई। हाँ भाई, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा जी नोट के लिए, डेल्टा जी नोट को हम लिखते हैं डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ठीक है। ये सर होते क्या है? ये अभी आपको नहीं पूछा जाएगा, ये सब किस में पूछा जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स में। डेल्टा एस होता है यहाँ पर एंट्रोपी, डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच होता है एंथैल्पी। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, ठीक है। उस फॉर्मूले में मैं लिख रहा हूं, तो डेल्टा जी नोट क्या है उस फॉर्मूले में? माइनस 2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम, यही लिखा है क्या? डेल्टा जी नोट को क्या लिख दूं मैं? डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको नीचे ले आए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सर? लोग ऑफ के इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट डिवाइड बाई माइनस ऑफ 2.303 आर टी। सही डिवाइड किया क्या मैंने? सही किया क्या? ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, log ऑफ के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। यहां पर टी बच जाएगा क्या? 1/t, और यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस माइनस प्लस, टी टी कैंसल, और ये बच जाएगा डेल्टा एच नोट अपॉन 2.30। माइनस नहीं होगा, देख, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, टी अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी। बन जाएगी क्या? ये इक्वेशन अगर, हाँ, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर वांट ऑफ इक्वेशन कहां से आती है, तो वांट ऑफ इक्वेशन यहीं से आती है, ठीक है। एक बार K1 लो, एक बार T1 लो, एक बार K2 लो, T2 लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, वांट ऑफ इक्वेशन यहीं से आती है, ठीक है। शायद अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा पॉइंट है तो लिखिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका ओरिजिन आपको ये पता चलेगा। कभी कभी आप किसी अच्छे टीचर से पूछेगा तो कई कई टीचर भी घूम जाते हैं कि सर वांट ऑफ इक्वेशन कहां से आती है? वांट ऑफ इक्वेशन यहां से आती है, ठीक है। डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम से वांट ऑफ इक्वेशन का डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। हाँ भाई, एंडो के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या लूं? डेल्टा एच नोट की वैल्यू क्या लूं एंडो के लिए? अरे बोलो, पॉजिटिव। डेल्टा एच नोट की वैल्यू क्या लूं? पॉजिटिव। सही है क्या? यहां पर भी ऐसे ही लिखें पूरा का पूरा, इस साइड भी सेम सर। तो सर यहां भी लिखें डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, या फिर इसको आप एंडो एक्सो का डेफिनेशन बाद में लिख लें। डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या है सर?
माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, और डेल्टा G नोट को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो log ऑफ K की वैल्यू क्या आई निकलकर, माइनस डेल्टा H नोट अपॉन 2.303 R 1/T प्लस डेल्टा S नोट अपॉन 2.303 R। लिखा क्या सबने? एक्जो के लिए डेल्टा H क्या होगा, एक्जो के लिए डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं यहाँ पर कि सर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, वो देखते हैं। रुक जाए, लोड बढ़ रहा है तभी तो तू आया नहीं था बीच की क्लासों में, है ना? कि सर लोड लेना ही नहीं, क्यों आना क्यों जाना, है ना? फालतू में साइकिल की हवा भी क्यों खत्म करनी सर। क्या हार्ले डेविडसन से आता है? बहुत अच्छी बात है भाई, इससे तो अच्छी क्या बात होगी। हाँ भाई, क्या जोर से बोल, क्या बोल रहा, दम से लगा के बोला करो। मैं हाँ भाई, अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे किसमें, लोग, हाँ भाई, डेल्टा से चेंज इन एंट्रोपी। अभी नहीं पूछेगा तेरे से कोई भी, अगर होता तो मैं तेरे को लिखवा देता। यहाँ पर एक ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, वो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं नहीं भी लिखवाता तो मैं ग्राफिकल क्वेश्चन तेरे को ट्रिक से भी समझाऊंगा, उससे भी तेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। पर ये इक्वेशन आती कहाँ से, वो यहाँ से आती, ठीक है? जो हम वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं वो यहाँ से आती, ठीक है? ठीक है, मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूं सर, log ऑफ k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H नोट अपॉन 2.303 R 1/T प्लस डेल्टा S नोट अपॉन 2.303 R डेल्टा S नोट अपॉन 2.303 R। अब देखना ध्यान से, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, सामने ध्यान देना भाई, हंसने से अच्छा सामने ध्यान देख लेना, ठीक है? log k को मैंने किस पर लिया, y एक्सेस पर। log k को मैंने किस पर लिया, y एक्सेस पर। log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है? log k वर्सेस किसका ग्राफ बना रहा हूं, 1/t का। 1/t को मैंने क्या मान लिया, x। x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप होता है, और जो एडिशन होता है वो इंटरसेप्ट होता है। सही लिखा क्या मैंने? हाँ भाई, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और जो 1/t के साथ जो मल्टीप्लाई, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो स्लोप है, जो एडिशन है वो इंटरसेप्ट है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? मतलब सर ये लाइन बन रही है y इक्वल्स टू mx प्लस सी की, ठीक है? डेल्टा H नोट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? एंडो में डेल्टा H नोट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब सर इसका स्लोप क्या आना चाहिए? नेगेटिव। स्लोप क्या आना चाहिए? नेगेटिव। सही है क्या? अरे बोलो। डेल्टा H नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करूंगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब सर इस लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए? नेगेटिव। ऐसी लाइन मेरे हिसाब से तो ऐसी बनती है, बताओ तुम्हारे हिसाब से कैसे बनती है? ऐसी बनती है? हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो ऐसी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, तुम्हारे हिसाब से कैसे बनती है? ऐसे बनेगी। अब इस क्वेश्चन को अगर ये हमें होता क्या है बताऊं, ये मैंने अभी क्यों लिखवाया, इसके पीछे रीजन है। जब हम थर्मो पढ़ेंगे तो कई टीचर सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम में पढ़ा दिया होगा तो ये चीज छूट जाती है। ये चीज क्या हो जाती है? छूट जाती है। इस क्वेश्चन को अगर आपको ग्राफ पूछता तो मैं डायरेक्टली विदाउट ये इंफॉर्मेशन दिए भी बना सकता था। देख कैसे बना सकता था। जब एंडो, हाँ भाई सामने ध्यान देना, बनाने से अच्छा 2 मिनट सामने ध्यान देना। जब मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो वो आपसे पूछेगा कि ये ग्राफ दिया है किस किस के बीच में, log k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ दिया हुआ, ठीक है? और पूछेगा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है।
आपको वो नॉलेज नहीं होगी तब भी आप ये आंसर कर सकते हो कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए कि ये ग्राफ आता क्यों है, और इस ग्राफ को अगर मान लो कभी स्लोप की वैल्यू पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए इसके स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। क्लियर है, इसलिए ये लिखवाया है कि इसके स्लोप की वैल्यू कभी पूछ ले कि हम, क्योंकि हम 12th तक उसको पता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है कि हम थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम भी पढ़ चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन में कभी अगर हमसे स्लोप की वैल्यू पूछ ले तो हमें ये इक्वेशन की जरूरत है, अदरवाइज हम इसको भी देखकर आंसर कर सकते हैं। अब बताना भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/T क्या होगा, घटेगा, 1/T घटेगा। लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो 1/T घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं दो इक्वेशन ले रहा हूं, एक 1/T का पॉइंट ये है, एक 1/T का पॉइंट ये। मैं इधर आ जाऊं या उल्टा ले लो कि सर टेम्परेचर घटेगा तो 1/T क्या होगा, बढ़ेगा। मैं लेफ्ट से राइट गया, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर गया तो 1/T बढ़ा, 1/T बढ़ा, 1/T बढ़ा तो सर के क्या हुआ, लोग के घटा की बढ़ा, लोग के घटा की बढ़ा। सर T से 1/T गए तो 1/T बढ़ा, लोग के क्या हो गया सर, घटा, तो K भी घटा क्या। तो टेम्परेचर घटने से K घटेगा तो कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, क्या उसकी जरूरत थी क्या मुझे, क्या उसकी जरूरत थी क्या। मैं इस ग्राफ को भी डायरेक्टली देखकर बता सकता था कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, बट हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये ग्राफ कैसे आया। आई मेरी बात समझ में, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये ग्राफ कैसे आया, इसलिए वो लिखवाया गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, लेफ्ट से राइट जाने पर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट जाने पर 1/T के रेस्पेक्ट में ग्राफ है। टेम्परेचर अगर आप घटा रहे हो, आप ऐसे मत समझो कि सर आप, हम ऐसे समझेंगे लेफ्ट से राइट जाने पर, आप ऐसे समझे कि सर लेफ्ट से राइट 1 पॉइंट से अगर मैं 2 पॉइंट पर गया, ध्यान देना भाई, सामने ग्राफ को हम कैसे रीड करते हैं ये क्वेश्चन में बता देता हूं। जिसको प्रोपोर्शनलिटी ये सब पता है वो विदाउट इक्वेशन जाने भी ग्राफ के आंसर बता सकता है। देखना ध्यान से, मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर गया, 1/T की वैल्यू बढ़ी की घटी, बढ़ी, 1/T बढ़ा तो T क्या होगा, घटा। क्लियर है, 1/T अगर बढ़ा तो log K क्या हुआ, log K भी कम हुआ क्या, log के अंदर 10 की वैल्यू ज्यादा आएगी, log 10 की, log 8 की क्या आएगी, कम आएगी। क्लियर है, मतलब log K घट रहा है तो K भी घट रहा है क्या। सर T घटने से K घटना है, कौन सी रिएक्शन है सर, T घटने से K घटना है, कौन सी रिएक्शन है, एंडो। कौन सी रिएक्शन है, एंडो। मतलब सर हम आंसर ग्राफ देखकर भी बता सकते थे, बट ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि ये आई कहां से वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये लिखाया। क्लियर है, आपको ऐसा ग्राफ देगा और आपसे पूछेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो आप कैसे रीड करेंगे। सर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट पर मैंने एक्स पर 2 पॉइंट लिए, वाई पर भी 2 पॉइंट लिए, x1 पर 1/T और x2 पर 1/T। मतलब सर मैं 1 से 2 गया तो 1/T क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, T क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। 1/T बढ़ रहा है तो log K भी घट रहा है क्या, तो मैंने log K भी घटना लिख दिया। log K घटना तो क्या K भी घटना हो गया क्या, कि सर K भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब T घटने से K घट रहा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है सर, एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है, एंडो। तो हमें वो नॉलेज से भी हम इस ग्राफ को रीड कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन में करना तो लगाना, बट कहीं से आपसे ये पूछ ले कि सर इसका स्लोप बताओ, तो फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमें इक्वेशन क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इक्वेशन हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब एक्सो के लिए भी बनाऊं क्या, हाँ भाई बोले, मैं एक्सो के लिए ग्राफ बनाऊं क्या, इसका इंटरसेप्ट ये हो गया ना, इंटरसेप्ट, हाँ डेल्टा एस अपॉन 2.303 यही होगा इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, जो आपने पढ़ा वही रहेगा, अलग थोड़ी हो जाएगा कुछ। ठीक है, हाँ भाई वापस लिखें, log K माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 R 1/T प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 R। कुछ चीजें जब आप नोट्स मैच करोगे ग्रोथ 4 की और ग्रोथ 1 2 3 की, कुछ चीजें मैंने यहाँ एक्स्ट्रा बताई वहां नहीं बताई। मुझे ऐसा नजर जहां नजर आता है कि ये लोग इस चीज को पचा लेंगे, उल्टियां नहीं करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। उनको जिनका पता है कि भाई वहां पर वो उल्टियां हो जाएंगी, इसलिए ये चीज आपको बताइए। आप देखना किसी और नोट्स में जाकर देखना, किसी और इंस्टीट्यूट के, ये चीज आपको नहीं मिलेगी। ग्राफ को ऐसे समझा दिया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बट कोई आपसे ये पूछ ले कि इसका इंटरसेप्ट बताओ और इसका क्या बताओ,
स्लोप बताओ, तो फिर आप थोड़ा सा घूम जाएंगे। इसके लिए हमें सोर्स पता होना चाहिए कि हमने ग्राफ हमने किससे बनाया। ठीक है, तो मैं देख के ही बता रहा हूँ कि आपकी क्लास में मुझे पता है कि कैपेसिटी इसको हम बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं। हाँ भाई, log k की वैल्यू क्या लूं, y ले लूं। अब कोई जाकर वहां चुगली मत कर देना कि ग्रोथ फ्लोर में जाके चुगली कर दी कि सर आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, निगल लेंगे ना। ये क्या है सर, स्लोप है क्या, इसको क्या लिया मैंने, x ले लिया क्या, बोलो भाई। और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट। ये स्लोप, ये इंटरसेप्ट। हाँ, डेल्टा एच नोट क्या होगा एक्जो के लिए, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, पॉजिटिव। स्लोप क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, पॉजिटिव। तो कैसा ग्राफ बनेगा जल्दी बता भाई, कैसा बनेगा भाई बता, ऐसा बनेगा क्या, सही है क्या, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, जिसका स्लोप क्या है, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। लिख लें भाई जल्दी से, क्या यहां से ओरिजिन से, इंटरसेप्ट होता तो ओरिजिन से नहीं होता भाई, इंटरसेप्ट होता है ओरिजिन से जब पास होता है जब y इक्वल टू केवल mx होता है भाई। हाँ भाई, किस किस को याद है ये चार लाइनें, सर ग्राफ बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमें ये चार लाइनें याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए देख लो भाई जिसको लगे तो। ये सर चार एक्सेस है, ये y इक्वल टू mx है। ठीक है, ये कौन सा y इक्वल टू माइनस एक्स है। क्लियर है, तो ये चीजें याद है, तो वही चीज है भाई जो आपने मैथ्स में पढ़ी है। जहां इंटरसेप्ट होगा वहां पर ओरिजिन से पास पॉसिबल ही नहीं ओरिजिन से पास कर जाए। क्लियर है, अरे बोलो सर। अब इस ग्राफ को अगर हमें ये याद नहीं रहे तो हम कैसे बताएं इसका स्लोप पॉजिटिव कैसे, कोई बता सकता है क्या, कि सर आप एक्स एक्सेस के पैरेलल में एक लाइन खींचो, यहाँ पर थीटा देखो 90 से कम है, तो ये कौन सी लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है। ऐसे ही देखते हैं क्या, अरे बोलो, इतना नहीं बताऊंगा मैं तुम लोगों को, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होना बहुत भारी काम है भाई। हाँ भाई, अब इस ग्राफ को मैं ऐसे भी रीड कर सकता था। देखो भाई, आपसे बोले कि ये ग्राफ किस लाइन के लिए है, देंगे ना भाई, देंगे तो लिख तो सही भाई, लोड बढ़ रहा है ना, मतलब बोल के मैंने ही गलती कर दी तेरे को। ठीक है, लिख भाई, इतना तो लिखा है नहीं जितना तो लिखने में टाइम ले रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर्स पर। कुछ क्वेश्चन हम कल कर चुके थे कि इक्विलिब्रियम को रिवर्स करने से k 1/k, पावर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर k स्क्वायर, 2 से डिवाइड करने पर k की पावर हाफ, दो तीन रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनके k क्या हो जाएंगे, k क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन तीन चार का एप्लीकेशन पे हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। ये टेम्परेचर के पूछेगा तो आपसे ये, और इसके ज्यादा एप्लीकेशन हमको किसमें मिलेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल में मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी को ये, लिख लिया सबने, किसी को ये अगर ये याद नहीं है कि सर ये आया कैसे, केवल ये दिखा है, तो वो कैसे बताएगा, देखना भाई। उसने वापस 2 पॉइंट लिए, सर एक ये 1 पॉइंट लिया और एक ये 2 पॉइंट लिया। ठीक है, 1 पॉइंट पर मैंने वैल्यू निकाली y की और 2 पॉइंट पर मैंने वैल्यू निकाली। ये ग्राफ को ऐसे रीड किया जाता है, 1 से अगर आप 2 जा रहे हो तो 1/t की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। और t की वैल्यू, t की वैल्यू 1/t से इस पर जा रहे हो तो log k की वैल्यू बढ़ रही है क्या, तो k की वैल्यू भी, सर टेम्परेचर घटाने से k कहां पर घटता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में। सर टेम्परेचर घटाने से k कहां पर घटता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में। क्लियर है क्या, घटता है भाई, देखो नोट्स पे लग लगे, टेम्परेचर घटाने से k बढ़ता है, एंडो में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सो में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई देखो ध्यान से, सही है क्या, सही है। एक्सो में टेम्परेचर घटाने से घटता है, बढ़ता है, बढ़ाने से घटता है। ठीक है, इनवर्स होता है, और एंडो में डायरेक्टली। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कमेंट करके बता सकते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन हमारे नोट्स में रहनी चाहिए कि ये ग्राफ कहां से आए और कहां पर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ग्राफ कहां से आया, हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है क्या, बढ़े आगे, हो जाएगा क्या, तो
इस ग्राफ को हम ऐसे भी रीड करके बता सकते थे सर कि इसका आंसर क्या आएगा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि एंडो के लिए ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनता है और एक्जो के लिए ग्राफ क्या बनता है, पॉजिटिव स्लोप के साथ ये ग्राफ बनता है। क्लियर है? क्वेश्चन लिखें। फॉर ए रिएक्शन, हाँ ये नहीं लिखना, ये तो समझाने का तरीका है भाई, इतना तो समझता है भाई। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, for a reversible reaction, equilibrium constant K1 is 10 की power -2 at 25 degree centigrade. For a reversible reaction, equilibrium constant K1 is 10 की power -2 at 25 degree centigrade. लिखा सबने? and K2 is 10 की पावर -7 at 70 degree centigrade. K1 is 10 की पावर -2 at 25 degree centigrade and K2 is 10 की पावर -7 at 70 degree centigrade. Then reaction is first endothermic, then reaction is फर्स्ट लिख ले एंडोथर्मिक, ऑप्शन है। सेकेंड लिख दे एक्जोथर्मिक, थर्ड लिख दे मे बी एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक, मे बी एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। लास्ट लिख दे क्या, नन ऑफ दीज भाई, ऑल ऑफ दीज नहीं, दोनों में अंतर है भाई, रात दिन का। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इक्वल्स टू 10 की पावर -2 at 25 degree centigrade, K2 is 10 की पावर -7 at 70 degree centigrade. Then reaction is endothermic, exothermic, maybe endo और exothermic, और लास्ट पूछा है none of these. K की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। कितने लोग बोल रहे हैं बढ़ रही है? घट रही है कि बढ़ रही है? 10 की पावर -2 छोटा होता है कि 10 की पावर -7? तो टेम्परेचर बढ़ाने से सर यहाँ पर T1 हम हमेशा छोटे वाले को लेते हैं क्या? T1 सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर K1 कितना है, जल्दी बोलो? 10 की पावर -2। सर T2 कितना है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। K2 कितना है, जल्दी बोलो? 10 की पावर -7। तो सर टेम्परेचर बढ़ाने से K घट रहा है। कौन सी रिएक्शन है सर ये? एक्जोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है सर ये? एक्जोथर्मिक। कर लोगे कैसे क्वेश्चंस? कभी भी T1 T2 के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है सर। जो कम है वो T1 है, जो T2 जो बड़ा है सर वो T2 है। ऑप्शन सेम रहेंगे। अगला क्वेश्चन है log ऑफ Kp वर्सेस 1/T का आपको ग्राफ दिया है और आपसे पूछा है कि रिएक्शन कैसी है। ऑप्शन सेम ही रहेंगे वापस। ऑप्शन क्या? पहला ऑप्शन क्या? एंडोथर्मिक। दूसरा क्या? एक्जोथर्मिक। तीसरा में भी एक्जो एंडो, और चौथा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। देख के बता देंगे और अच्छी बात है भाई। फिर पूछूंगा पेपर में क्या लेकर गया था तुम। मेरा नोट्स लेके गया था। अगर उससे पार पड़ जाती ना तेरी तो मैं बोल देता तेरे को ले जाने के लिए, पर उससे पार नहीं पड़ेगी। कौन सा होगा रिएक्शन, एंडो या एक्जो? सही है क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से 1/T क्या होगा?
देखो यहाँ पर आप 1 पॉइंट, वही वापस रीड कैसे करेंगे इसको सर हम? सर इसको हम रीड करेंगे 1/t, लेफ्ट से राइट जाने पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो। सर ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2, तो सर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर गए, 1/t बढ़ रहा है, t क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सर 1/t बढ़ रहा है तो log kp भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है भाई। देख भाई, पहले वाला ज्यादा है, बाद वाला कम है, तो log kp कम हो रहा है, मतलब सर kp भी कम हो रहा है। मतलब सर ये टेम्परेचर घटने से kp घटना, ये कौन सी रिएक्शन है भाई? एंडोथर्मिक। कर लोगे क्या? ऐसा बताने की कोई जरूरत तो नहीं किसी को? हाँ भाई, अब लिखो ये ग्राफ, जिसको रीड करना नहीं आ रहा वो 1 और 2 पॉइंट लिखकर इसको रीड करें। क्वेश्चन में अलग ग्राफ बनाए और सॉल्यूशन में अलग ग्राफ बनाए, ठीक है क्या? अगला एक और ग्राफ ऐसे ही बना दूं तो बता दोगे क्या? जल्दी बोलो, कैसा बना दूं? एक जगह बना दूं क्या? ऑप्शन सेम रहेंगे, log के पी लिख दे, के सी लिख दे, सब एक ही बात है क्या? 1/t इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में पूछा है। ऑप्शन वापस वही, रिएक्शन में भी एंडो, एक्जो और बोथ, या तो एंडो भी हो सकती है, एक्जो भी हो सकती है, या फिर हाँ भाई ऑप्शन के साथ लिखें। एक्जोथर्मिक आ जाएगी क्या? किस किसने बिल्कुल चीटिंग करके थोड़ा थोड़ा लिख के छोड़ दिया, किसने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है? पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो। 1/t बढ़ रहा है, t घट रहा है, क्लियर है? t घटने से k भी यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है? एक्जोथर्मिक। क्लियर है? ऑप्शंस कैसे लिखोगे? वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन के जो लिखे हैं, एंडो, एक्जो, मे बी एक्जो, मे बी और एंडो, और लास्ट क्या? नन ऑफ दीज। तो ये 3 क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमसे थर्मो पर इसमें इसका यूज करके पूछे जाएंगे। बाकी टेम्परेचर का इफेक्ट हम कहां पर पढ़ेंगे? ली चैटलर प्रिंसिपल में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमें याद है, इसी को ली चैटलर प्रिंसिपल पूरा एक साथ लेकर चलता है कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, वो हम सब ली चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। लिखा भाई, सबने लिखा log kc। क्या लिखूं? आप क्या करोगे इसमें कि सर हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2, एक पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, कि सर ये k1 है, log k1, और ये log क्या है? k2 है। तो सर मैं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर गया तो 1/t की वैल्यू क्या हो रही है? बोलो भाई, बढ़ रही है, और t की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। और log kp की वैल्यू, log kc की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब सर kc की वैल्यू भी, मतलब सर टेम्परेचर बढ़ने से kc घट रहा है, बढ़ रहा है, ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एक्जोथर्मिक। कर लोगे क्या? और स्लोप की वैल्यू पूछ ले तो सर स्लोप होता है -2 डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R, ठीक है? इसमें प्लस होगा, माइनस माइनस करेगा तो प्लस होगा, सही है? डेल्टा H0, उसमें वो वैल्यू पूछेगा कि डेल्टा H0 की वैल्यू बताओ, ठीक है? वो वहां पर वैसे पूछेगा। कर लोगे क्या? अरे बोलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दे या ग्राफिकल क्वेश्चन दे दे, वो हम टेम्परेचर पर उसको क्वेश्चन सोल्व करके बता देंगे। बता देंगे क्या? हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन लिखें। लास्ट क्या मतलब? क्वेश्चन लिखें। हाँ हाँ भाई, हाँ। ए गैस, तेरी भावनाएं समझ रहा हूं भाई मैं। बी गैस, जाते ही खाने में टूटेगा और क्या करेगा? सी गैस। हाँ भाई, इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्शन लिखें। इन ग्राफिकल क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन सब लिखेंगे, मैं सबकी कॉपी में कल चेक करूंगा भाई, ग्राफिकल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपने लिखा कि नहीं लिखा। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, एक्जो में टेम्परेचर बढ़ाने से के घटता है। एंडो में डायरेक्ट रिलेशन है, एक्जो में इनवर्स रिलेशन, ठीक है क्या? लिखा सबने? चलो, ये रिएक्शन लिखी। इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, if equilibrium concentration of A is doubled, then equilibrium constant becomes, then equilibrium constant becomes, then equilibrium constant becomes, ये लिखे हुए, if equilibrium concentration of A is doubled, then equilibrium constant becomes
क्या होगा, रिमेन सेम। डबल आधा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, या सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ाने या घटाने से चेंज नहीं होता है, ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्या आंसर आ जाएगा इसका, फोर्थ। क्या आ जाएगा भाई इसका आंसर, फोर्थ। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल ही क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं, और एनसीईआरटी में दोनों ही टॉपिक मिक्स करके दिए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ए सॉलिड प्लस बी गैस से जा रहा है क्या, सी गैस। इफ, हाँ भाई क्वेश्चन लिखे हैं, क्या हुआ भाई, लिख लिया सबने रिएक्शन, क्वेश्चन में रिएक्शन दिए। इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी, इफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी is doubled, if equilibrium concentration of C is doubled, if equilibrium concentration of C is doubled, then concentration of B becomes, then concentration of B becomes, if equilibrium concentration of C is doubled, then a concentration of B becomes, then a concentration of B becomes, फर्स्ट लिखना 2 टाइम्स, सेकंड लिखना 3 टाइम्स, थर्ड ऑप्शन लिखना 4 टाइम्स, और लास्ट लिखना रिमेन सेम। आराम से सोच सोच के समझ के आंसर देना है। जल्दीबाजी में अगर हम आंसर देते हैं तो आंसर क्या आता है, गलत आता है। ठीक है ना, तुक्केबाजी से आंसर नहीं देना, तुक्केबाजी से सब एक बंदे का आंसर सही आता है बस। हाँ भाई, तुक्के से तो बस केवल एक ही आदमी का आंसर सही आता है, वो बैठा हुआ पीछे, है ना। हाँ भाई रेहान, तुक्के से तो तेरा ही आंसर सही आता है ना, कल आया था ना, आज क्या आएगा इसका बता। क्या स्टेटमेंट दिया हमने कि सर कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, बट रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करती है कि जो आपने चेंज किया उसको वो क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे, उस चेंज को क्या कर दे, वो मिनिमाइज कर दे। बट अगर आप एक बात से बिल्कुल चिपके हुए हो कि सर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूं, घटाऊं या बढ़ाऊं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। यही आपने याद किया कि सर अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं या घटाऊं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो सर बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है क्या। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो सर इनिशियली अगर मैं केसी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, बी की पावर 1 और क्या इंटू सी की पावर 1। सही है क्या, मैंने रिएक्शन गलत लिख दी, बोलो भाई, कोई बोलता भी नहीं है कि सर आपने रिएक्शन जो दी थी वो नहीं लिखी। ए सॉलिड प्लस बी गैस से क्या बन रहा है सर, सी गैस। ये क्या रिएक्शन। अगर मैं बात करूं सर केसी, इनिशियली बात करूं तो सर इनिशियली हुआ क्या कि सर इनिशियली केसी क्या लिखूंगा, सी की पावर 1 डिवाइड बाई बी की पावर 1। सही है क्या, ये केसी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर कितना है सर, केसी है। यहां पर अगर मैं अब यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डैश लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, बोलो भाई, किसकी कंसंट्रेशन हमने डबल की है, सी की। तो क्या लिखूंगा सर, 2 कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये नई बी मुझे नहीं पता कि नई बी की कंसंट्रेशन क्या है, यही वो पूछना है अपने को कि सर नई कंसंट्रेशन बी की क्या होगी। क्या केसी और केसी डैश इक्वल होंगे क्या, सर यहां पर केसी डैश वो भी किसके बराबर होगा, केसी के बराबर होगा। बी डैश क्या है,
बी की नई कंसंट्रेशन। तो केसी और केसी डैश दोनों आपस में क्या होने चाहिए सर, बराबर, क्योंकि सर कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा सर, केसी इक्वल्स टू केसी डैश। केसी कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी, और केसी डैश कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ 2 आइस ऑफ सी डिवाइड बाय बी डैश। सही है क्या? हाँ भाई, सी सी कैंसिल हो गया क्या, अरे बोलो। तो यहां से क्या आया सर, बी डैश इक्वल्स टू 2b, मतलब सर बी की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाए। और देखो ध्यान से, ये अगर डबल हुआ तो ये भी क्या होना चाहिए, तभी केसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर बी की कंसंट्रेशन सी की कंसंट्रेशन डबल हुई तो सर बी की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाए। लिख लें इसको, कभी भी कंसंट्रेशन चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या करना है अपने को, जैसा वो बोला गया उसको वैसा कर दें, और फाइनल और इनिशियल वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर दें, बिल्कुल इक्वल कर दें, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नहीं होगी क्या, तो सर उसकी नई कंसंट्रेशन क्या होगी, वो हमारे पास आ जाएगी। ये इनिशियल लिखा है, ये फाइनल लिखा है, केसी और केसी डैश क्या होगा सर, इक्वल होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। वर्ड पर ध्यान दे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा तेरे को, कहना क्या चाह रहा हूं कि रिएक्शन अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो रिएक्शन उसको क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी। प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन मिनिमाइज कैसे कर सकती है, जब वो किस डायरेक्शन में चली जाए, बैकवर्ड में चली जाए। मैंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केवल किससे चेंज होती है, टेम्परेचर से चेंज होता है, ठीक है। कोई भी आपने ऐसा फैक्टर किया जिससे रिएक्शन की कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने की नौबत आएगी तो उसको चेंज नहीं होने देगा, उस फैक्टर को वो क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। आपने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिनिमम कैसे हो सकती है, जब किधर रिएक्शन किधर चली जाए, बैकवर्ड में चली जाए, और किसकी रिएक्शन किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दे, रिएक्टेंट की। मतलब ये रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से किधर प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड में। किधर प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड में। आई मेरी बात समझ में? तो ये रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि वापस बैकवर्ड में जाएगी, और वापस एक टाइम आएगा जब दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखें, ए गैस से दे रखा है आपको 2b गैस। घर जाकर एक नियम जरूर बना लें, डेली जितना आपको क्लास में पढ़ा है वो जाकर हमें पढ़ना है, हर चैप्टर, हर किसी टॉपिक के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ करो, वो पढ़ना है, साथ के साथ होमवर्क करना है, और फिर जो लास्ट का हमारा टाइम है उसमें रिवीजन करना है। और उसमें हंसने की जरूरत नहीं है, अपने को टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। बिना मैनेज करे टाइम पार नहीं पड़ेगी, वो बाद में याद आएगा अपने को, ठीक है। वो बाद में याद आएगा कि उस टाइम पर अगर हमने टाइम मैनेज किया होता तो उस टाइम पर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम था। तो मैं सबके लिए सजेशन यही दे रहा हूँ, घर जाकर 4 से 5 घंटे अपने को ये देखें कि भाई ये अपन ने पढ़ा है आज, और इसको जाकर रिवाइज करना है। हो सकता है किसी में कम पढ़ा है तो टाइम बचेगा, फिर अपने को रिवाइज डेली 2 से 3 घंटे अपने को रिवीजन के लिए निकालने हैं, चैप्टर टू चैप्टर के। अभी हम मोल कंसेप्ट का कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आ रहा तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये याद रखना, जितना रिविजन करोगे, जितना बार बार में रिविजन करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लास्ट 11th के आते आते अगर आप मोल कंसेप्ट भूल गए तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ये याद रखना। कोई मतलब नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं। रिवीजन करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ब्रेक पोर्शन का, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ए पार्शियल प्रेशर। आगे के पोर्शन का कैसे रिवीजन करेगा, जो पढ़ाया नहीं तुझे, बता मुझे कैसे करेगा, है? अच्छा, टाइम मशीन बना दे इसके लिए, तो बनाकर लाना कल इसके लिए, ठीक है। पैसे भी यही देगा फिर तेरे को, ठीक है ना।
एट इक्विलिब्रियम, अब क्वेश्चन लिख, एट इक्विलिब्रियम, बातें करनी तो आते हैं बन यहाँ पे ना। एट इक्विलिब्रियम इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डबल्ड at equilibrium, if partial pressure of B is doubled at equilibrium, if partial pressure of B is doubled at equilibrium, if partial pressure of B is doubled, then partial pressure of A becomes, 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 बताएं भाई, if partial pressure of B is doubled, if partial pressure of B is doubled, then partial pressure of A becomes, कितने टाइम्स हो जाएगा बताएं भाई, कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो वही लिखकर बता सकते हैं, जिनकी नहीं है वो थोड़ा लिखकर बताएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले तो इनिशियली लिखें, इनिशियली में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो केपी की वैल्यू क्या आएगी? हाँ भाई सामने देखना, केपी की वैल्यू क्या आएगी? बोले भाई पी बी की पावर 2 डिवाइड बाई पी ए की पावर 1। सही लिखा क्या मैंने? फाइनली अगर मैं केपी डेज की वैल्यू निकालूं तो सर फाइनली केपी डेज की वैल्यू क्या आएगी? पी किसकी बात करूं? पी बी को मैंने डबल कर दिया क्या? तो सर 2 पी बी की पावर कितना? 2 डिवाइड बाई पी ए डेस। अब मुझे नया पी ए डेस यहां पर निकालना है कि सर नया पी ए डेस क्या है, और केपी और केपी डेस आपस में क्या होंगे? अरे बोलो, केपी और केपी डेस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये क्या बन गया सर? 4 पी बी की पावर 2 डिवाइड बाई पी ए डेस। सही है क्या? तो केपी और केपी डेस को बराबर कर दो सर, पीबी की पावर 2 डिवाइड बाई पी ए इक्वल्स टू कितना सर? 4 पी बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी ए डेस। ठीक है क्या? पी ए पीबी पीबी कैंसिल, तो पी ए डेस कितना आ गया यहां से निकालेंगे तो सर पी ए डेस इक्वल्स टू 4 पी ए, मतलब कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा भाई? आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम। आप क्वेश्चन को यहां पर भी सामने देखना भाई, एक बार लिखना मत, क्वेश्चन को यहां पर भी कर सकते थे, देखना ध्यान से कैसे करें। टाइम बचाने का तरीका है कि सर इसको आप 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ फैक्टर कितने का निकल कर आएगा? 4 का, क्योंकि यह स्क्वायर है पावर में। क्लियर है? सर इसको 2 टाइम्स करोगे तो 2 की पावर 2 कितना निकल कर आएगा? 4। मतलब सर मैं नीचे भी 4 से डिवाइड कर दूं तो ये केपी चेंज नहीं होगा, मतलब पीए को मैं कितने टाइम्स कर दूं? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स कर दूं? 4 टाइम्स। लिख ले भाई। क्या बोल रहा है भाई तुम? टाइम मशीन लेकर आएगा, इसके लिए कल तो लेकर आएगा भाई, वो बोल रहा है वो ना, मांग लेना कल उससे आते ही। अपने लिए तो बना लिया वो, जब भी तो क्लास नहीं आता था वो, पहले ही पढ़ लेता था वो, देखा? अपने लिए तो वो बना लिया था उसने। वो क्या करता था, क्लास इसलिए नहीं आता था तो उसको पता था कि आगे क्या पढ़ाने वाले, वो घर बैठ के पहले ही पढ़ लेता था। ठीक है, रिवीजन कर रहा है अब तो ये, अभी तो रिवीजन चल रहा है इसका। जब भी तो आंसर ही तुक्का लगाता और सही आता है, उसका पीछे रीजन यही तो है। सही है ना भाई रेहान? हाँ क्या है? लतखोर। ये उल्टे सीधे वर्ड कहां से लाते हो तुम लोग? हाँ तो वो तो सब देखते हैं भाई, वो तो ऐसे ही दिखा देता है। जब तुम वो चलाओगे क्या, यूट्यूब चलाओगे तो वो ऐसे ही आ जाता भाई। मैं तो सबका ही देखता हूँ भाई। वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते तो मुझे तो देखना जरूरी है ना भाई। तो हम फिजिकल थोड़ी सीखते हैं भाई, तुम्हें तो फिजिकल सीखनी ना, तो तुम ये देखो भाई। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ? तुम्हें फिजिकल देखनी है तो ये देखो। ठीक है, हाँ भाई लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये रिएक्शन दी है, अब देख बातें कर रहा था तब तेरे को टाइम नहीं मिला, अब टाइम चाहिए तेरे को। ऐसे धीरे मत लिखे भाई, उसका नुकसान होगा फायदे में। इसलिए तो तू यहाँ बैठा है ना, लिखा? इसलिए तो कह रहा हूँ तेरे को देखने की जरूरत नहीं है।
हाँ भाई लिखिए क्या, अभी तुम लिखो। इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल्ड, इतना डिस्कशन थोड़ी करेंगे अपन यार, अपने तो अपना करेंगे ना। इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी इज डबल्ड, if concentration of C is doubled, if concentration of C is doubled, then concentration of B becomes, if concentration of C is doubled, then concentration of C becomes, if concentration of C is doubled, then concentration of C becomes, B को क्या करना है, डबल करना है C को। If sorry bhai, concentration of C is doubled, then concentration of B becomes, then concentration of B becomes. If concentration of C is doubled, if concentration of C is doubled, then concentration of B becomes, then concentration of B is becomes कितना होगा बताएं भाई, 1/2√2 सही है, 1/2√2। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बनेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बनेंगे, बाकी आपको फैक्ट याद है तो कोई ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं है जो फंसने वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल सा टॉपिक है ये। लिखा क्या सबने, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी डबल देन कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स, तो क्या करें सर, पहले हम इनिशियली लिख रहे हैं, हाँ भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, b की पावर 2 और c की पावर 3, नीचे सॉलिड आएगा क्या, सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेंगे, 1। यहां पर अब अगर मैं क्या करूं सर, Kc डैश लिख रहा हूं, b को मैंने क्या, c को मैंने क्या कर दिया सर, जो c डैश है नया वो क्या हो गया सर, 2c हो गया, 2c हो गया क्या, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सर Kc डैश इक्वल्स टू, Kc डैश इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, c डैश की पावर 3 और b डैश की पावर 2, सही है क्या, c डैश कितना है 2c के बराबर, तो सर Kc डैश इक्वल्स टू 2c की पावर 3 और b डैश की पावर 2। सर ये कितना आई Kc डैश, जल्दी बताओ भाई, Kc डैश इक्वल्स टू सर 8 कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू बी डैश की पावर 2, और K और Kc डैश, Kc और Kc डैश को बराबर कर दूं क्या, Kc इक्वल्स टू Kc डैश कर दूं क्या, बोले भाई Kc कितना है सर, b स्क्वायर इंटू C का क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू C की पावर 1 और b डैश की पावर, बोले भाई b डैश की पावर 2, C कैंसिल हो गया क्या, C कैंसिल, यहां पर क्या बच गया सर, यहां पर b डैश, उसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, b डैश की पावर 2 इक्वल्स टू b का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, सही लिखा क्या मैंने, दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं, 8 का अंडर रूट क्या होता है 2√2, तो ये क्या हो जाएगी सर, यहां पर b डैश इक्वल्स टू b बाई 2√2, अगर टाइम्स पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, 1/2√2 टाइम्स, सही है क्या, अगर टाइम्स पूछेगा तो क्या बोलोगे 1/2√2 टाइम्स, लिख लें भाई।